उत्तर प्रदेश में हमने अवध की बात कर ली है, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ली है और उत्तर प्रदेश खुलते सारी सीटों का सर्वे आपके सामने आ जाएगा। तो मैं जल्दी से रोहिलखंड की सीटों पर बढ़ रहा हूं। चर्चा में बहुत रहा पिछले दिनों, आपने देखा रामपुर मुरादाबाद को लेकर के कैसे अखिलेश यादव फंसे रहे, टिकट दिया, काटा, किसी और को दिया। आजम खान के साथ अनबन हो गई, आजम खान ने चिट्ठी निकाल दी कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूं, वो चाहते हैं अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें। तो जल्दी से 12 सीटों का सर्वे रोहिलखंड का, और इन 12 सीटों में भी वही कहानी जो बाकी आपने अभी तक अवध में देखी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखी। 12 की 12 सीटें ये एनडीए को जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। यहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा 11 और 1 सीट आरएलडी को जाती हुई साफ इन रोहिलखंड की सीटों में दिखाई दे रही है। और इसमें अगर सबसे पहले हम लोग रामपुर की बात कर लें, अभी बता रहे थे मुझे शांतनु, रामपुर और मुरादाबाद से उनका पारिवारिक रिश्ता भी है। रामपुर आजम खान की वजह से चर्चित है। आजम खान ने अपने करीबी को उतरवा दिया है मैदान में, सपा ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट दे दिया है और दोनों ये कह रहे हैं कि जब तक नॉमिनेशन वापस लेने का वक्त नहीं आता तब तक हमको दोनों को उम्मीदवार आप मानिए। इतना बुरा अखिलेश यादव फंसेंगे कौन सोच सकता था उस सीट पर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, सेफ सीट जिसको मान सकते थे अपने लिए अखिलेश यादव, लेकिन यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई हमको दिखाई दे रही है। मुरादाबाद का भी जिक्र जल्दी से कर दूं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। एसटी हसन का टिकट काट दिया है, सिटिंग सांसद थे रुचि वीरा को टिकट दिया और ये आजम खान की पसंद बताई जा रही है। लेकिन एसटी हसन बहुत आहत हुए हैं इस फैसले के बाद और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आजादी के बाद से यहां पर कभी मुसलमान उम्मीदवार को छोड़ के कोई और जीता ही नहीं, केवल मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने नॉन मुस्लिम को टिकट देकर के अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद दिया। शांतनु, ऐसा नहीं है जी, 2014 में बीजेपी यहाँ से जीत चुके हैं, उनकी पार्टी से शायद ना जीता। सौरभ आपने ठीक कहा, मेरा गृह जनपद है दोनों, मेरे माताजी पिताजी रामपुर मुरादाबाद से आते हैं। मेरे ख्याल से 2019 का नहीं 2014 का डेटा देखना चाहिए। यहाँ दोनों सीटें जीती थी और घनश्याम लोधी ने सीट बाई इलेक्शन में जीती, डॉक्टर नेपाल सिंह ने रामपुर की सीट 2014 में जीती और सर्वेश सिंह जो अभी कैंडिडेट हैं मुरादाबाद से वो जीत चुके हैं 2014 में। तो हिंदू कैंडिडेट जीता, शायद उनकी पार्टी से ना जीता हो मेरे ख्याल से। लेकिन मैंने अभी ट्विटर में ये भी पढ़ा कि एसटी हसन की सीट दोबारा एसटी हसन को इनफैक्ट हराया था। नहीं, एसटी हसन को दोबारा टिकट दे सकते हैं अगर नामांकन नहीं हुआ अभी तक, ये भी मैं पढ़ रहा हूँ सुबह से आज ट्विटर पर। नहीं, वो तो नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, फिर रुचि वीरा ने नॉमिनेशन कर दिया, फिर एसटी हसन को वापस देना पड़ा। बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन यही चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होगा। समाजवादी पार्टी का गेम प्लान ये है कि मुस्लिम वोट तो हमारे लिए पोलराइज करता ही है, चाहे वो एसटी हसन के लिए हो, ये मुसलमानों में है कि हमको बीजेपी को हराना है, तो मुस्लिम वोट तो हमारा पोलराइज करता है। हिंदू वोट में यदि थोड़ा सा भी एक फ्रैक्शन टूट करके आता है तो हमारे लिए रास्ता आसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बार 43% के आसपास मत मिला था और जो गैप था दोनों के बीच में वो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था। तो संभवतः वो इक्वेशन उन्होंने लगाया हुआ। लेकिन मजेदार बात है, फिर आरएलडी फैक्टर इस एरिया में इस बार काम करेगा। आरएलडी फैक्टर काम करेगा और जो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं राम मंदिर फैक्टर है, योगी आदित्यनाथ फैक्टर है, ये सारा एकोमुलेटिव इंपैक्ट जो है वो ये सारे एरिया आजम खान कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं तो मैं चुनाव रामपुर का बॉयकॉट कर दूंगा। ये कौन सोच सकता था? आजम खान मतलब, और उन्होंने बहुत कोशिश की वहां मोड़ने की अखिलेश यादव की और मुरादाबाद में कामयाब भी हुए। देखिए, आजम खान उस बात का बदला ले रहे हैं जो अखिलेश यादव ने अपमानित किया जमकर आजम खान को। जब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से अखिलेश यादव पार्टी कब्जाने की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने आजम खान पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि जब वो पार्टी में थे तो वो अमर सिंह के जरिए जो हमला होता था वो आजम खान पर कराते थे। तो आजम खान और अखिलेश यादव में कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से कहें 2 सीट पर तो खेल कम से कम बिगाड़ी रहे। देखिए, समय कम रह गया है और व्यूअर्स के भी मैसेज आ रहे हैं कि जल्दी हमको यूपी का सर्वे बताइए पूरा। लेकिन सीटें इतनी मजेदार हैं यूपी की। बदायूं की सीट पर देखिए, धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया सपा ने, अखिलेश यादव ने फिर काटा, फिर चाचा को शिवपाल यादव को टिकट दिया। अब चाचा चाह रहे हैं कि वो नहीं, उनकी जगह उनके बेटे चुनाव लड़े, तो क्या फिर एक टिकट कटेगा? यहां से हमको देखना पड़ेगा। लेकिन फायदा सर्वे में उनको होता हुआ कोई दिखाई नहीं रहा, चाहे कोई लड़ जाए। सीट भाजपा की बदायूं भी जाती हुई दिखाई दे रही। सेंट्रल यूपी 13 सीटें यहां पर और यहां एक सीट पर आपको समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई देगा। सेंट्रल, क्योंकि यह गढ़ है समाजवादी पार्टी के, यहां के जो कुछ सीटें हैं 13 में से 12 भाजपा, 1 सपा। मथुरा में भाजपा आगे दिख रही है हमको जीतते हुए चुनाव। कानपुर में बीजेपी के रमेश अवस्थी अपना चुनाव निकाल लेंगे। मैनपुर एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है और डिंपल यादव ये सीट यहां से निकाल सकती है। एक सीट अभी तक हमको ऐसी मिली है। कन्नौज में सुब्रत पाठक जो है उन्होंने यादव परिवार के घर में जाकर जो सेंधमारी की थी वो इस बार दोबारा करने में कामयाब होंगे हमको दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद में भी जो अक्षय यादव है यादव परिवार के सदस्य, वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो भी पीछे दिखाई दे रहे हैं हमको। तो यानी वो इलाके जो गढ़ नहीं घर हैं, वाकई घर हैं,
वहां पर भी अब एक सीट को छोड़ दीजिए तो समाजवादी पार्टी कहीं कोई कमाल नहीं दिखा रही है। बुंदेलखंड की 4 सीटें, चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद हम अब आ जाएंगे पूर्वांचल में। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है, 29 सीटों वाला है और यहां पर सबसे ज्यादा जोर आजमाइश हुई। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी यहां पर, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर यहां पर, और पूर्वांचल की 29 सीटों में से सर्वे यह देख रहा है कि बीजेपी 25 सीटें जीत सकती है और अपना दल 2 सीटें जीतती हुई हमको दिखाई दे रही है, जो उनके सहयोगी हैं। तो यानी 27 तो एनडीए को चली गई। सुभाषपा राजभर की जो सीट है की जो पार्टी है उसको एक भी सीट नहीं दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी यहां 2 सीट निकाल रही, तो मतलब सपा कुल 3 पर पहुंच रही है और पूरे 80 में से एनडीए जो है वो 77 पर हमको पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री यूपी में एनडीए की और नरेंद्र मोदी की होती हुई हमको दिखाई दे रही है। जो 2014 का 73 का आंकड़ा था उससे भी 4 ज्यादा 77 पर पहुंचती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी 5 से घटकर 3 पर आ सकती है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं पूरे यूपी में, अमेठी रायबरेली भी नहीं, बसपा को भी एक भी सीट नहीं। और अब देखिए सभी 543 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और सर्वे ये देख रहा है 2024 के इलेक्शन में जब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं उससे पहले आज के हालात ये हैं कि एनडीए 399 पहुंच सकता है। मतलब वो 400 का जो आंकड़ा था उसको छू लिया लगभग एनडीए ने इस बार। हमको ऐसा लग रहा है यानी प्रधानमंत्री का जो असेसमेंट था नरेंद्र मोदी का बैंग ऑन दिखाई दे रहा है। हमारे सर्वे में 399 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव लड़ाई लड़ रही है। ये सीटें उसके पास आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन सेंचुरी भी नहीं मार पा रहा है इस चुनाव में, 94 पर जाकर अटक जा रहा है और अन्य दलों को 50 सीटें जा सकती हैं। तो 399 एनडीए और इसके अलावा इंडिया गठबंधन 94। आप जानना चाहते होंगे इसमें इंडिविजुअल पार्टियों की स्थिति क्या है, तो वो भी बड़ी दिलचस्प। आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 342 सीटें हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये उस 370 से थोड़ा पीछे जरूर है लेकिन 342 अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगातार तीसरे इलेक्शन में केवल फुल मेजॉरिटी नहीं बल्कि जबरदस्त मेजॉरिटी 342 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को आ सकती है। कांग्रेस अपने इतिहास के न्यूनतम स्तर पर पहुंचती हुई हमको दिखाई दे रही है। पहले इलेक्शन में 14 के इलेक्शन में 44 सीटें आई थी, उससे भी 6 कम 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जा सकती है। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये। तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है 19 सीटों के साथ। बंगाल में भी नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनती है हमको दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की डीएमके चौथी नंबर की पार्टी 18 सीटों के साथ। जेडीयू एनडीए की उसके बाद 14 सीटें उसको आ सकती हैं। टीडीपी को 12 सीटें, ये भी एलआई एनडीए की। वाईएसआर कांग्रेस को 10 सीटें, शिंदे शिवसेना को 8 सीटें, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें, मतलब जिसको एक भी सीट नहीं थी आम आदमी पार्टी को उसको 6 सीट इस बार इलेक्शन में आती दिख रही हैं। एलजेपी रामविलास पार्टी को यानी चिराग पासवान को 5 सीटें, सपा को सिर्फ 3, आरजेडी को 1 सीट और अन्य को 60 सीटें मिलती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। भावेश भाई लोग कहेंगे भाई आपने 1 सीट की कसर छोड़ दी, 399 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपके सर्वे में हमने देख रहा है लगातार बीजेपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। देखिए पिछला जो सर्वे हमने किया था उसमें बीजेपी 335 सीटें थी और पूरे ओवरऑल एनडीए 378 सीटें थी। उसके बाद जो बदला है उसकी बाद में हमने बात करते हैं। एक तो जो बड़ा कॉम्बिनेशन बना आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बीजेपी और पूरे अलायंस को फ़ायदा हो रहा है। हमने बार बार इसकी डिस्कशन किया कि उस अलायंस की वजह से बीजेपी और टीडीपी दोनों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे। तो 15 सीटें जो वहाँ से आ रही है वो इसमें सीधे तौर पे जुड़ रही है। दूसरी कुछ जगह पे जो अलग स्थानीय कानून से, क्योंकि हम ट्रैकर करें तो हर 15 दिन पे या 10 दिन पे जो भी डेवलपमेंट होता है उसको ट्रैक करें। जैसे हमने यूपी में बात की, यूपी में पहले 78 सीटें हमने दिखाया हुआ था, इस बार 1 सीटें जो घोसी की सीट है उस पर जो एनडीए का एलाइज पार्टनर है उनकी कैंडिडेट ट्रेल कर रही है, तो वहाँ पे 1 सीटें घटा है। इन सब चीज़ों को फैक्टर में ध्यान रखते देखते हैं बीजेपी का अपना टैली बढ़ता जा रहा है, एनडीए का भी अपना टैली बढ़ता जा रहा है। 400 भले ही ना हो लेकिन यदि 399 हम इसको कहें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है एक पार्टी के लिए जो 2 बार ऑलरेडी सत्ता में रही है, लेकिन एक उसके बाद जब तीसरी टर्म की बात हो रही है तो वो और ज़्यादा बड़ी बढ़त के साथ, बड़ी मेजोरिटी के साथ वापस आ रही है। और उसके सामने आप अपोजिशन देखिए, देश का चुनावी इतिहास नए सिरे से लिख रहे हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है। भाजपा 342, कांग्रेस 38। ये चमत्कारिक है और चमत्कारिक इस लिहाज से नहीं है कि किसी पार्टी को इतने नंबर मिल रहे हैं। राजीव गांधी को 414 मिल गए थे, लेकिन किसी नेता के और किसी पार्टी के प्रोग्राम एजेंडे के ऊपर कोई चुनाव हो और उसमें इतनी सीटें मिल रही हो, यह आजाद भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। इससे बड़ी जो बात है
जो मुझे इस सर्वे के बाद, और अगर ये सही साबित होता है तो होता हुआ दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी जो 224 सीटों पर 50% से अधिक मत से जीती थी, वो देश के बड़े हिस्से में यानी ज्यादातर राज्यों में अपना मत प्रतिशत 50 के ऊपर करेगी। हो सकता है कि ओवरऑल जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है वो उस लक्ष्य को हासिल कर ले। और घोसी पर एक बात मैं कहूंगा जरूरी है, वो घोसी में राजीव राय बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। असली मुश्किल ये कि ओम प्रकाश राजभर अभी तक वहां भारतीय जनता पार्टी और जिसको हम कहते हैं ना कि वहां जो सवर्ण मतदाता है, अगड़ा मतदाता है, जो लगातार भाजपा को वोट करता रहा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसका उनको नुकसान होता दिख रहा है। और गाजीपुर बलिया की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तय नहीं कर पा रही, उसका नुकसान होता हुआ देखिए, हर अपनी पब्लिक इंटरेक्शन में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि तीसरा टर्म तो आ ही गया, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि आगे मुझे तीसरे टर्म में करना क्या है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि बस सिर्फ माहौल बना लेंगे, सिर्फ माहौल नहीं है, माहौल जमीन पर है ऑलरेडी। मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 की एक कहानी मुझे याद आता है कि एक नीति आयोग से एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को कहा कि जो फुल फ्लेज्ड बजट होता है, आपको पता है कि जो चुनावी वर्ष होता है उसमें फुल फ्लेज्ड बजट नहीं रखा जाता है, तो जो फुल फ्लेज बजट तैयार करने के लिए उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। कल आपने देखा होगा कि आरबीआई के इंटरेक्शन में, आरबीआई के साथ इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि आपके काम बहुत बढ़ने वाले हैं। जब मैं तीसरी बार आ रहा हूं, अगले ही दिन से आप, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, धमाधम। अगले दिन से, जिस दिन मैं शपथ लूंगा उसके अगले दिन से धमाधम आएगा। तो ये जो चीज है, कॉन्फिडेंस है, वो ऐसे नहीं है। उनको पता है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। और हमको ये, मैं बहुत दिनों से 38 सीट पर आपको हैरानी नहीं है कांग्रेस के? देखिए, मुझे मैं यदि आपके ही चैनल पर मैंने एक बार नहीं दसियों बार मैंने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने राजनीतिक पतन के न्यूनतम स्तर पर होगी इस बार। भावेश जी भी, उस समय भी मैं डिस्कशन में यहीं पर कहा है, आपके ही स्टूडियो में मैंने कहा है, और कई बार मैं इस डिबेट में कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत में सिमटने वाली है इस चुनाव के बाद। देखिए, मैं रिएक्शंस देख रहा था जो हमको आ रहे हैं, ये सर्वे जब पूरा हो गया उसके बाद जाहिर है बहुत सारे लोग असहमत भी हैं। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, लड़ाई में है ऑपोजिशन इस बार है। सर्वे कई बार देखिए गलत भी होते हैं, लेकिन हर सर्वे, हम भावेश के साथ एक नहीं दर्जनों सर्वे कर चुके हैं, हम जानते हैं कि हर सर्वे ईमानदारी के साथ किया जाता है। लेकिन ऐसा, अगर ऐसी रीडिंग किसी सर्वे की है शांतनु, उसका उलट हो जाना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी है। उम्मीद कोई कर सकता है कि नतीजा कुछ और। देखिए सौरभ भाई, हम लोग हर चैनल में जाते हैं और हर बड़े चैनल ने सर्वे करा है, तो ट्रेंड किसी ने इससे बड़े उतर नहीं दिखाया। किसी ने नहीं कहा है कि भाजपा को 200 या 250 सीट आ रही हैं और कांग्रेस को 100 से सीट ज्यादा आ रही हैं। तो ठीक है, आप 390 नहीं तो 380 आ जाए, 350 आ जाए। सरकार तो 272 पे ही बननी है बिल्कुल, और 303 पे ही बननी है। बस उस दिन शायद विपक्ष के पास ये हुआ, देखो प्रधानमंत्री ने 370 कहा था, आए केवल 320, आए केवल 350। यही एक तरह से ऑलिव ब्रांच जिसको कहते हैं उनके हाथ में बची है। आपका कोई मार्जिन ऑफ एरर है तो बता दीजिए कि भाई यहाँ से घटना बढ़ना कितना मुमकिन हो सकता है। देखिए सौरभ, ये जितने भी लोकसभा चुनाव को लेकर हम जितने भी सर्वे कर रहे हैं, हर सीटों पे कर रहे हैं। शायद इसीलिए हमसे एक पहले ऐसे चैनल है, पहले ऐसे एजेंसी है जो हर सीटों का वोट शेयर के साथ हम रिलीज कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में डाउट ना रहे। हर सीटों पर हम लोग डिस्कशन बार बार करते आ रहे। देखिए, कांग्रेस के बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, कांग्रेस का 2019 में देखेंगे, जो 32 सीटें कांग्रेस को मिली थी वो पंजाब, तमिलनाडु और केरला से मिली थी। इन तीनों ही जगह पे देखिए कांग्रेस का वोट शेयर वो और डिक्लाइन हो रहा है। बदले में कांग्रेस को, ठीक है, तेलंगाना में कुछ सीटों का इजाफा हो रहा है, कर्नाटका में कुछ सीटों का इजाफा हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस को यदि पिछला परफॉर्मेंस यदि रिपीट करना है तो 2-3 और बड़े राज्य जहां पे उनको पहले से बेटर परफॉर्मेंस करना होगा, जो कहीं पे होता हुआ नहीं दिख रहा। इसीलिए आपको कांग्रेस का ये टैली 40 से नीचे दिख रहा है। नॉर्थ में तो वाइप आउट हो गई कांग्रेस पूरी तरीके से, आपके सर्वे के मुताबिक। बची कहां? केरल में थोड़ी बहुत बची, बिल्कुल केरल में, तेलंगाना में है, बिल्कुल तेलंगाना में स्थानीय कारणों की वजह से, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस के लिए जो सबसे ज़्यादा फाइट कर सकती थी बीआरएस, कांग्रेस के जो मेन अपोजिशन हो सकती थी, वो बहुत डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है। इसीलिए शायद कांग्रेस वहाँ पे बढ़ रही है। हम लोग बार बार इसका डिस्कशन करते हैं कि कांग्रेस का वहाँ पे बढ़ने के क्या कारण है। तो सबसे बड़े बढ़ने का कारण वही है कि बीआरएस का वोट शेयर का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। आप देखेंगे पिछले दिनों में बहुत सारे उनके एमपी जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और कुछ बीजेपी की तरफ आए। तो बीआरएस का चुनावी फाइट से लगभग बाहर हो जाना कांग्रेस
उसके लिए एडवांटेज तेलंगाना में है। लेकिन जैसा हमने पहले आपको कहा कि तमिलनाडु, केरला और पंजाब, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस को जो बड़ी सफलता मिली थी 2019 में, पंजाब में क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट हो रही है? जवाब है नहीं। केरला में क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट हो रही है? जवाब है नहीं। तमिलनाडु में हम बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का खुद का बहुत बड़ा फोकस है, एक एक सीट पे रोड शो कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में डीएमके अपना परफॉर्मेंस शायद रिपीट कर जाए, लेकिन उसके अलायंस पार्टनर के लिए परफॉर्मेंस पिछली बार का और परफॉर्मेंस दूसरी हेडलाइन जो इस सर्वे से निकल सकती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब सही मायनों में पूरे भारत की पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी आप उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा था जहां नहीं था आधार भारतीय जनता पार्टी का, दक्षिण में, लेकिन इस बार दक्षिण के हर राज्य में आपने बताया कि वोट भी आ रही है, सीट भी आ रही है। हर्षवर्धन जी, इसमें एक जरूरी चीज जोड़ना चाहिए। बार बार ये चर्चा होती है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37+% मत मिले, एनडीए को 42+% मत मिले, और अभी आपने पूछा कि क्या कांग्रेस 38 पर है, बहुत आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 19+% मतों पर है। 5% अगर कांग्रेस का मत घटा और भारतीय जनता पार्टी का मत 5% सिर्फ बढ़ गया, यानी 32 से 37+ पर हुई और वो 48% एनडीए हो गई, तो आप यकीन मानिए ये आंकड़ा कहां जाएगा इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और तब शायद फिर से 1984 वाला आंकड़ा याद करना चाहिए, 414 तब राजीव गांधी को मिले थे, उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टियों का फ्रंट था जिनको 21 सीटें मिली।